हाँ, जैसे आज का हमारा जो प्रकरण है वह है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। तो इस प्रकरण में या इस विषय पर हम लोग आज हिंदी वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का पठन कैसे किया जाता है, इसमें यही बताया गया है कि शुरुआत में जब बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, तो उनको हम लोग कैसे भाषा और गणित का पाठन कराएं, उनको कैसे कुछ पढ़ना और लिखना सिखाएं। तो इसी क्रम में हम आज भाषा विषय पर आप लोगों से वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। हिंदी की जो वर्णमाला है वह क्या है, वर्णमाला कहते किसे हैं, इसमें कितने अक्षर होते हैं, इसका जो उच्चारण स्थान है कैसे यह उच्चरित होता है, इन सभी बिंदुओं पर हम इस पर आज चर्चा करेंगे आपसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है वह वर्णमाला कहते किसे हैं। तो वर्णमाला समझने से पहले सबसे पहले हम यह समझ लें कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि अगर भाषा मौखिक रूप से बोली जा रही है या उच्चरित हो रही है मुख से, तो उसमें जो वर्ण मुख से बाहर निकलते हैं वह एक ध्वनि के माध्यम से ही निकलते हैं, सुनाई देते हैं। इसलिए जो मौखिक बोली जाती है उसमें ध्वनि बाहर निकलती है, इसलिए उसको ध्वनि कहते हैं। अगर उसी ध्वनि को हम लिपिबद्ध कर दें तब वह एक वर्ण का रूप ले लेती है। तो इसीलिए यह कहा गया कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह ध्वनि या वर्ण है, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर इन ध्वनियों का जो व्यवस्थित समूह है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से यह समझें कि जैसे कोई माला होती है, उसमें विभिन्न तरह के फूल पिरोए जाते हैं, तब जाकर वह एक माला बनती है। तो उसी तरह से जो हमारी वर्णों की माला है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, उसमें भी विभिन्न अक्षरों को, विभिन्न वर्णों को पिरोया गया है, रखा गया है। तो इसलिए इसको हम वर्णमाला कहते हैं। अब यह देखते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है, इस वर्णमाला के भेद क्या है या इसका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। जो हमारे वर्ण हैं उसको हम किन किन रूपों में बांट सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे आते हैं तो उनको यह पता नहीं होता कि कौन ये वर्णमाला जो है उसमें स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, और भी जो अक्षर हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसलिए इसको पहले हम लोग अच्छे से समझ लें, फिर इसके बाद अपने जो बच्चे हैं उनको बताएंगे कि क्या कहते हैं। तो वर्णों का वर्गीकरण, तो वर्णों का जो वर्गीकरण है उसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे, या जो वर्गीकरण वर्णों का प्रकार हम कह लें तो वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब इसमें यह है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण वे होते हैं, वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के उच्चरित होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं या स्वर वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता के उच्चरित हों, जिसके उच्चारण में किसी की सहायता न लेनी पड़े, किसी की और आवश्यकता न पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, इस तरह के जो वर्ण हैं इनको हम स्वर कहते हैं, क्योंकि यह अपने में स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में हमें किसी भी प्रकार की और सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब इसके बाद आता है व्यंजन। तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़ती है। कहा जाता है कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन जो हैं वह उच्चरित ही नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लोग ये देखें कि जैसे हमारा क वर्ण है, क को अगर हम इसका उच्चारण करना चाहें, इसको बोलना चाहें, तो यह अपने में इसको वैसे हम नहीं बोल सकते हैं।
स्वतंत्र रूप से, बल्कि इसको जब हम बोलते हैं तो इसमें कोई ना कोई स्वर अवश्य लगा रहता है, इसके साथ जुड़ा रहता है। तो कोई भी व्यंजन होगा वह बिना स्वरों की सहायता से उच्चरित ही नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं क, ख, ग, तो इस तरह के जो वर्ण हैं उसमें आप देखेंगे कि अंत में अ की ध्वनि आती है। जैसे हम कहते हैं की, तो यहाँ पर की का जो हम उच्चारण करते हैं तो इसमें भी ई का स्वर जुड़ा हुआ है, तभी हम उसको क को बोल पा रहे हैं। अगर इसमें से स्वर को हम निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो यह उच्चरित ही नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि स्वर जो होते हैं वह अपने में स्वतंत्र होते हैं और उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, और जो व्यंजन हैं उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो वर्णमाला है इसमें कितने वर्ण हैं या वर्णों की संख्या कितनी है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला जो है उसमें कुल 52 अक्षर होते हैं या 52 वर्ण होते हैं। एक चीज और कि जो कभी कहीं कहीं पे यह देखने को या सुनने को मिलता है कि स्वर और वर्ण और अक्षर दो अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है, वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीजें हैं। चाहे उसी को आप ध्वनि कह लो, वर्ण कह लो, अक्षर कह लो, वो एक ही, उससे एक ही का बोध होता है। तो हम यह देखते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है इसमें वर्णों को किस किस क्रम में कैसे कैसे रखा गया है या कौन सा वर्ण कितने होते हैं संख्या की दृष्टि से। तो जो हमारी वर्णमाला है इसमें जो 52 वर्ण होते हैं उसको हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं कि स्वर जो हैं वो 11 हो गए। इन 11 स्वरों में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे 11 स्वर हो जाते हैं। इसके बाद 2 अयोगवाह वर्ण आते हैं जो अंग और अह कहे जाते हैं। तो इनको हम अयोगवाह इसलिए कहते हैं कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि अयोगवाह माने इनका योग जो है स्वर के साथ नहीं है, माने स्वरों में नहीं जोड़े जाते हैं, स्वरों में नहीं गिने जाते हैं, फिर भी इनको रखा जाता है उनके साथ। स्वर इनको वहन करते हैं, ले चलते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो इसलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है और ये अंग और अह हैं। अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। इसके बाद ये हमारे स्वरों का वर्गीकरण हुआ। फिर हम देखते हैं जो हमारे व्यंजन हैं, व्यंजनों को हम भी इसी तरह से विभाजित करते हैं कि पहले हम जो हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो इन वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं कि जब इनको हम बोलते हैं या इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वो किसी न किसी स्थान को स्पर्श करते हुए या जो इनसे आवाज निकलती है या जो ध्वनि निकलती है वो मुख के किसी न किसी स्थान को छूते हुए या जिह्वा किसी न किसी स्थान को छूते हुए इनको बोलने का प्रयास करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन नाम रख दिया गया है। तो इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इन 5 वर्णों से की जो संख्या फिर मिल के बनती है वो 25 की हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इसके बाद 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, श, स, ह।
ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। इसके बाद और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। इसके बाद 2 द्विगुणक व्यंजन होते हैं जिसको हम ड और ढ कहते हैं। द्विगुणक व्यंजन जो हैं ड और ढ हैं। अब इन द्विगुणक व्यंजनों में आप जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़ पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पर आप ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमें डमरू लिखना हुआ तो डमरू जब हम लिखते हैं तो वहां पर ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम पेड़ लिखते हैं पेड़ तो वहां पे ड़ का प्रयोग करते हैं। उसमें होता क्या है कि बीच में नीचे एक बिंदी लग जाती है तो उसे हम द्विगुणक व्यंजन कहते हैं। और इसके बाद दूसरा जो है ढ़ है। ढ़ जैसे हम लिखते हैं पढ़ना, अगर हमें मेढक लिखना हो, मेढक और पढ़ना दोनों में आप देखेंगे तो जब ढ लिखते हैं तो उसके नीचे अगर हम लगा देते हैं, एक बिंदी लगा देते हैं तो उसका जो अर्थ होता है, उसका जो ध्वनि होती है वो बदल जाती है, तो उसे हम ढ कहते हैं। ढ ढ ढ। तो इस तरह से ये हमारे 2 द्विगुणक व्यंजन हैं, माने इनका 2 बार प्रयोग हुआ है, तो इसे हम द्विगुणक व्यंजन या कहीं कहीं पर इसको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। और फिर और जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं वह उनको हम संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं कि वो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। वो संयुक्त होकर, जब 2 वर्ण संयुक्त होकर कोई नया वर्ण बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए छ है, छ, तो आप इसका उच्चारण माने यह जो है 2 वर्णों से मिलके बना है, को और श, जो हमारा मूर्धन्य श है, श श, इन दोनों वर्णों के मिलने से श का निर्माण हुआ है। इसके बाद त्र जो हमारा है वह त और र 2 व्यंजन हैं, त और र मिलकर बना है। फिर तीसरा जो हमारा है वह है ज्ञ। ज्ञ अगर इसको हम देखें शुद्ध रूप से इसको हम ज्ञ पढ़ते हैं, ज्ञ, क्योंकि इसका जो जिन वर्णों के मिल के बना है वह ज और ञ, ज और ञ के मिलने से बना है, तो इसलिए इसको हम ज्ञ पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग भूलवश या न मालूम होने के कारण इसको ज्ञ कह देते हैं। तो ज्ञ कहने का तात्पर्य तब यह हो जाता है कि यह ज से नहीं बल्कि ग से मिलके बना है, तो जो कि अशुद्ध हो जाता है। इसका जो मूल रूप है वह ज और ञ से मिलके बना है, ज और ञ। फिर इस तरह से अगर हम देखें, और इसके बाद एक और इसमें संयुक्त अक्षर में आता है स्र। यह श, श और स्र जो है हमारा वह श जिसे हम तालव्य स कहते हैं और र के मिलने से बना है। तो इस तरह से जो हमारे वर्ण हैं वो कैसे बने हैं और इनकी संख्या क्या क्या है, तो इनको हम सबको मिलाते हैं तो जो योग हमारा बनता है या हमारी जो वर्णमाला बनती है उसमें वर्णों की जो संख्या निर्धारित की गई है वह 52 हो जाती है। देखा जाता है कि जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे वो 4, 5, 6 में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको वर्णमाला का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इस तरह से वर्णों के ज्ञान कराएं कि कौन सा वर्ण कैसे है और वो किस प्रकार का है, उनकी संख्या कितनी है, जो हमारी वर्णमाला है वो किन किन वर्णों से मिलके बने हैं, जो 52 संख्या बताई जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो हमारी वर्णमाला है ये इसके जो वर्ण प्रयुक्त किए गए हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। इसमें जो वर्ण जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, इसलिए
बोलने के लिए हमें इनके जो वर्णों का उच्चारण है वह किस तरह से किया जाए, इसकी भी बहुत अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर इन वर्णों के उच्चारण स्थान हमें नहीं मालूम होंगे तो हम उस वर्ण को शुद्ध रूप से नहीं बोल पाएंगे, और अगर उसको हम शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते हैं तो फिर उसका उच्चारण भी हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो उसका लेखन भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है इन वर्णों को हम बहुत ही पहले शुद्ध बोलें, और शुद्ध बोलने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि इनका जो उच्चारण स्थान है, कौन सा वर्ण मुख से किस स्थान से उच्चरित होता है, इसको मालूम होना चाहिए। तो हमारे जो उच्चारण स्थान है उसमें से मुख्य रूप से कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ मुख्य रूप से यही है। अब इन उच्चारण स्थानों से कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से उच्चरित होते हैं, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा अ है, आ है, आ, अह, क वर्ग का मतलब यह है कि इसमें पांचों वर्ण आ जाते हैं, क, ख, ग, घ, ङ और ह। इनका उच्चारण स्थान जो होता है वह हमारे कंठ से होता है। हमारा जो ये उच्चारण स्थान बनाया गया है वह एक निश्चित क्रम में बनाया गया है। पहले कंठ है, फिर इसके बाद तालु आता है। तालु हमारे जो मुंह, हमारी जिह्वा सबसे ऊपर भाग को जो स्पर्श करती है, जो चिकना भाग होता है, उसे हम तालु कहते हैं। तो कंठ के से इसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ताल पे आते हैं। ताल से थोड़ा और आगे जब बढ़ते हैं तो वह जो खुरदरे भाग को स्पर्श करती है या छूती है उसको हम मूर्धा कहते हैं। जो हमारा खुरदरा सा भाग होता है मुख में, उसे हम मूर्धा कहते हैं। मूर्धा के बाद फिर हम आता है दंत। दंत जो है वो सामने जो हमारे दांत होते हैं उनसे जब हमारी जिह्वा किसी वर्ण को बोलने में स्पर्श करती है तब उसको हम दंत कहते हैं, दंत वर्ण। फिर इसके बाद हमारा ओष्ठ आता है कि कुछ वर्णों को बोलने के लिए ओष्ठ की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जब अगर हम उन वर्णों को बोलें और उसमें ओष्ठ का प्रयोग न करें तो उन वर्णों को हम बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे हम कहें प, तो अगर हम अपने ओष्ठ को आपस में स्पर्श न कराएं तो हम प का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ ये हमारे मुख्य उच्चारण स्थान हैं। तो इन्हीं से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। और कुछ वर्ण ऐसे हैं कि जो दो के मिलने से या दो उच्चारण स्थान के मिलने से उच्चरित होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से उच्चरित हो रहे हैं। तो जैसे कंठ, कंठ से आ, अह, क वर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, अंग और ह, इनका उच्चारण होता है। ताल, जो हमारी ताल है अर्थात जिह्वा का सबसे ऊपर का जो मुलायम भाग होता है जिसको जिह्वा ऊपर टच करती है उसे हम ताल कहते हैं। तो इससे जो है ई, च वर्ग, य और श का उच्चारण होता है। अब यहाँ एक चीज यह देखना है कि ये जो हमारे स हैं तीनों, स, ये तीनों उच्चारण स्थान के आधार पर ही इनको हम तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि अभी भी हम लोग अगर देखते हैं बच्चों को पढ़ाते समय हम इसको तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स न कहकर हम कहीं पे सलजम वाला स या षटकोण वाला स इस तरह से कहते हैं। तो जो कि हिंदी भाषा की दृष्टि से उचित नहीं है, बल्कि इनके जो मूल नाम हैं उसी के आधार पर इनको हम अगर कहते हैं या वैसे ही उच्चारण करके बताते हैं तब बच्चे बहुत अच्छी तरह से इनको समझ जाते हैं। जैसे हमारा जो तालव्य स है उसका जब हम उच्चारण करते हैं हमारी जिह्वा ताल को स्पर्श करती है, जैसे श, और जब हम मूर्धन्य स का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारी जिह्वा ताल से थोड़ा आगे मूर्धा को स्पर्श करती है। तो जो हमारी ध्वनि निकलती है उसका स्वरूप बदल जाता है, उसकी आवाज में कुछ परिवर्तन आ जाता है, जैसे श,
श। और फिर इसके बाद जब हम दंत स को बोलते हैं तो दंत स जो हमारा है उसमें जिह्वा हमारी दांत से स्पर्श करती है, स स स, इस तरह से आवाज होती है। तो हमें इन तीनों जो हमारे श हैं इनका ताल, मूर्धा और दंत, इस नाम से हमें इनका नामकरण करना चाहिए। फिर इसके बाद जो मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वह है रि, ट वर्ग, र और श। तो ये जो वर्ण है यह मूर्धा से उच्चारित होते हैं। इसके बाद है दंत। दंत से जो है वो त वर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न और ल तथा स का उच्चारण होता है, स। ये जो वर्ण है इनका उच्चारण दंत से किया जाता है। इनको उच्चारित करते हुए हमारी जिह्वा जो है वो दांत को स्पर्श करती है। अब इसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ जो है उससे उ, ऊ और प वर्ग का उच्चारण होता है। हमारी जो जिह्वा है वो सॉरी हमारे जो ओष्ठ हैं वो और उ और प वर्ग इनके उच्चारण में आपस में मिल जाते हैं, तो इनका जो उच्चारण होता है वह ओष्ठ के माध्यम से होता है। और फिर आगे है कि दंतोष्ठ से, वह हमारा जो है वह का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों से होता है। माने वह को उच्चारित करने के लिए हमारी जिह्वा जो है दांत और ओष्ठ की तरफ आती है। फिर कंठताल। कंठताल से ए और ऐ वर्ण का उच्चारण होता है। ए ऐ का उच्चारण जो है कंठ और ताल दोनों के मध्य भाग से होता है। और अगला है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ से ओ और औ का उच्चारण होता है। इसके बाद जो वर्ण बचते हैं जैसे अंग और सभी वर्गों के अंतिम वर्ण, उनका उच्चारण जो होता है वह नासिका से होता है। अर्थात अंग का उच्चारण तो नासिका से होगा, लेकिन और जो वर्ण है जैसे ञ, ड़, न, म, इनका उच्चारण जो होता है वह नासिका और जिस वर्ग के हैं उस वर्ग जो उच्चारण स्थान है उनके दोनों के मिलने से होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें अंग, अंग क, ख, ग, घ, अंग, तो अंग का कहने का मतलब है कि उसमें नासिका का भी होगा और कंठ का भी सहारा लिया जाता है। तो इस तरह से जो हमारे वर्ण हैं इनको जो विभिन्न स्थान हैं, अगर उन स्थानों का प्रयोग करके हम इनका उच्चारण करें और बच्चों के बताएं कि कौन सा वर्ण किस जगह से उच्चारित होता है, तो बच्चे उन वर्णों का बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हैं, उसको उसी तरह से शुद्ध रूप से उच्चारण भी करते हैं। तो इसलिए इस जो हमारा वो पहला पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं पठन, तो इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से हम आरंभिक स्तर पर बच्चों को शुरुआत करें, माने बच्चों को किस तरह से पढ़ना सिखाएं, क्या क्या उसमें गलतियां होती हैं उनको कैसे दूर करें। तो अब इसके बाद ये होता है कि जैसे कुछ वर्ण हैं और भी हमारे जो वर्णमाला है इसमें इसको अगर हम देखें तो अब जैसे स्वर हैं, व्यंजन हैं, इसको और भी तरह से विभाजित किया गया। तो जैसे स्वर के प्रकार कुछ हो जाते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, या इसको जिह्वा के आधार पर कैसे विभाजित करते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, वश स्वर, या इसको या विपरीत, समृद्ध, अर्थ विपरीत, अर्थ समृद्ध, तो इस आधार पर भी इसको विभिन्न तरह से विभाजित किया गया है। तो अब इसको हम लोग अगली क्लास में इस पर इसके जो विभिन्न भाग हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।